हाँ, तो नोट और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे, डिफरेंट चीज़ों के बारे में, वो हमारे पास एज़ इट इज़ जो है ना वो चल रहे होंगे आपके पास रिएक्ट के अंदर या रिएक्ट नेटिव के अंदर। अब इसके अंदर ही समझ लें कि नोड.js ही आपके पास बैकबोन है और यही कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो आपके पास आगे जो है ना फॉलो। अब आज का जो टॉपिक है, जैसे हमारे पास प्रेजेंटेशन में नज़र आ रहा है कि हम आज एक बेसिक वेब सर्वर बनाएँगे, जो कि हमारे पास node.js को यूज़ करेगा। आगे चल के हम एक्सप्रेस सर्वर को यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम रेस्टफुल एपीआई बनाएँगे, जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड को ऐड, अपडेट, डिलीट जो है ना वो कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर हम मोंगोडीबी को भी यूज़ करेंगे, यानी मोंगोडीबी एज़ अ डेटाबेस यूज़ होगी और node.js जो है ना रेस्टफुल एपीआई बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एपीआई डिज़ाइन। तो यहाँ पर अगर आप इसकी नेक्स्ट स्क्रीन को देखेंगे, हम जो सर्वर हम बना रहे होते हैं वो किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, तो node.js जो है ना वो आपके पास जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है उसको लिसन करता है, उसको लिसन करता है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास क्लाइंट के ऊपर आपके पास रिएक्ट जेएस हो सकता है या रिएक्ट नेटिव जो है ना वो हो सकता है, उसको हम जावास्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। बेसिकली तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपके पास जावास्क्रिप्टिंग लाइब्रेरीज ही है ना, इस वजह से हमने यहाँ जेएस लिखा हुआ। अच्छा, एक तरफ तो क्लाइंट जो है वो हमारे पास जेएस हो सकता है, दूसरी तरफ आप सीरियल पोर्ट से किसी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी क्लाइंट हो सकता है जो कि इसकी रिक्वेस्ट को जो है ना वो लिसन कर रहा है या सुन रहा है या भेज रहा है व्हाट्सएप। नोट.js क्या करता है कि आपके पास जो रिक्वेस्ट आती है उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, और उसकी प्रोसेसिंग के अंदर अगर वो देखता है कि वो रिक्वेस्ट जो है डेटाबेस के लिए है, तो वो आपके पास जो है ना मोंगोडीबी को कॉल करता है। अगर वो रिक्वेस्ट वो समझता है कि किसी और हार्डवेयर के लिए, तो उसको कॉल करता है, यानी सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है और उसके लिहाज से आपको एक रिस्पॉन्स दे रहा होता है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो इस सर्वर की खास बात है, वो ये है कि ये इस तरीके से क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लिसन करता है कि उसके अंदर आपको बार-बार आपको सर्वर से कॉन्टैक्ट नहीं करना। और वो इस तरीके से आपके पास रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग कर रहा होता है कि आपको जर्क महसूस नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दफ़ा एक रिक्वेस्ट भेजी, अब आप वेटिंग एरिया में चले गए कि उसका सर्वर का रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं फर्दर कोई नई रिक्वेस्ट भेजूँगा। बल्कि ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है ना, ये मल्टीपल समझ लें क्वेश्चंस आप सर्वर से जो है ना वो एक साथ पूछ सकते हैं और ये उसको जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसको आंसर करेगा, यानी एक क्यू जो है ना वो मेंटेन करेगा। उस पूरी कॉन्सेप्ट्स को भी हमें देखना है कि एक नॉर्मल सर्वर प्रोसेसिंग जो कि अपाची सर्वर हमारे पास कर रहा है या फिर हमारे पास जो है ASP.NET का IIS सर्वर कर रहा है, उसके मुकाबले में जो node.js सर्वर की प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से यूज होती है, किस तरीके से हम करते हैं, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये रोल प्ले करता है। अच्छा, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है, वो एपीआई नज़र आ रही है, ठीक है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफ़ेस कह सकते हैं। अब एपीआई जो है ना, वो हमारे पास बहुत सारी किस्म की होती हैं। अगर डेटाबेस की हम एपीआई बना रहे हैं, तो हम जेसन बेसिक एपीआई बनाएँगे, जिसको रेस्टफुल एपीआई कहते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई हार्डवेयर से लिंक कर रहे हैं, तो उसकी अपनी एक एपीआई होगी, जो कि आपके पास एक एप्लीकेशन इंटरफ़ेस आपको दे रही होगी, जिससे हम हार्डवेयर से इंटरफ़ेस करें। तो हमारे इस कोर्स के अंदर ज़्यादातर जो हमारा फ़ोकस होगा, वो रेस्टफुल एपीआई का होगा, जिसके अंदर हम मोंगोडीबी को भी एज़ अ डेटाबेस यूज़ करेंगे, उसके थ्रू भी हम एपीआई डिज़ाइन करेंगे और आपके पास जो है पीएचपी, मायसीक्वल को भी हम यूज़ करेंगे, जिसमें भी हम रेस्टफुल एपीआई जेसन बेस जो है वो डिज़ाइन करेंगे, जिसको हम जो है वो रिएक्ट पे यूज़ कर रहे हैं। रिएक्ट में हम दोनों किस्म की एपीआईज़ को यूज़ करेंगे, मोंगोडीबी की भी और आपके पास पीएचपी मायसीक्वल की मदद से जो हम बनाएँगे, जिसमें हम अपाचे सर्वर को यूज़ करेंगे। यानी अगर हमने जो है ना इसकी तरफ हम बात कर रहे हैं, मोंगोडीबी सर्वर की हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर node.js सर्वर को यूज़ करेंगे और इसके अलावा इसकी एपीआई डिज़ाइन करेंगे और उसमें मोंगोडीबी डेटाबेस आ जाएगा। जबकि अगर हम दूसरी तरफ की हम जाएँगे, तो उसके अंदर हम जो सर्वर साइड यूज़ करेंगे, उसमें अपाचे सर्वर आ जाएगा, मायसीक्वल आ जाएगा, पीएचपी आ जाएगा। क्लाइंट जो है वो हमारे पास जेएस ही होगा।
React.js या React Native को हम यूज करेंगे एज अ क्लाइंट जो कि उससे इंटरलाइन करेगा। तो ये हमारा थोड़ा सा सर्वर टेक्नोलॉजी हो गई जो कि हम आगे चल के भी इसको यूज करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है? क्लियर है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास मॉड्यूल है, वैसे भी तो बेसिक मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए तो एज सच हमें किसी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमें किसी मॉड्यूल की इंस्टॉलेशन की जरूरत है तो पहले हम उसको इंस्टॉल करेंगे, देन फिर हम उसको यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए हम इंपोर्ट का वर्ड जो है यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे जो कि इसकी रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट जो आएगी उसको लिसन करेगा और उसके अगेंस्ट जो है ना वो एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। और वो रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास एक HTML भी भेज सकता है। ठीक है, और रिस्पॉन्स के अंदर वो आपको एक जेसन भी रिटर्न कर सकता है। यानी ये हमारे पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से एक रिस्पॉन्स जनरेट करें। तो अगर हम सर्वर क्रिएशन की बात करें, इसके अंदर जो पहला स्टेप है, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास उनको इंपोर्ट करने का है। तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम वॉर नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रेफरेंस हमारे पास आएगा वो उस लाइब्रेरी का रेफरेंस होगा जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास उस लाइब्रेरी का रेफरेंस आएगा जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम फिर उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड वन इसके अंदर क्या होगा कि हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे और उसके लिए जो हम यहाँ पर रेफरेंस यूज कर रहे हैं HTTP, यानी HTTP हमारे पास इस वक्त रेफरेंस आ गया है जो कि हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी ये वो प्रोटोकॉल है इसके थ्रू हमारे पास रिक्वेस्ट आती है। ब्राउजर के थ्रू जो हम इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी क्लाइंट जो अगर ब्राउजर है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे ब्राउजर ये किसी भी सर्वर को जब कम्युनिकेट करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हैं, तो वो जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो HTTP प्रोटोकॉल से जब कोई डेटा हमें सेंड करेंगे तो हमें जो लिसन करना होगा वो HTTP प्रोटोकॉल को लिसन करना होगा। यानी ये नहीं हो सकता कि हमारे पास जो क्लाइंट है वो जिस प्रोटोकॉल से भेज रहा है हम उसके अलावा किसी और प्रोटोकॉल से उसको लिसन कर सकें। तो यहाँ पर इस वजह से हमने HTTP प्रोटोकॉल को यूज किया है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट है, वो जरूरी नहीं है कि ब्राउजर ही रिक्वेस्ट भेजे और उसको रिक्वेस्ट भेज सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हम ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर के लिए हमने HTTP फाइल को इंपोर्ट किया और उसके लिए उसकी रिक्वेस्ट जो हमारे पास आ जाएगी HTTP के अंदर आ जाएगी। वहां से हम इसके थ्रू जो है रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, HTTP का क्रिएट सर्वर यहाँ पर सेकंड स्टेप के अंदर हम कर देंगे जो कि उसकी रिक्वेस्ट को सुने। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये करते हैं कि हमारे पास अमूमन जैसे अपाची सर्वर भी होता है ना, तो वो जो रिक्वेस्ट जो होती है वो अमूमन 80 की पोर्ट के ऊपर सुनता है। 8080 की पोर्ट है, ये जनरल पोर्ट होती है जिसके ऊपर वो लिसन कर रहा होता है, सुन रहा होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम इसी पोर्ट के ऊपर सुने हमारी आने वाली रिक्वेस्ट को, हम किसी और पोर्ट पे भी सुन सकते हैं। फिर हमें ब्राउजर को यानी गूगल क्रोम को या इंटरनेट एक्सप्लोरर को ये बताना पड़ेगा कि आप जो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे हमारे सर्वर को वो इस पोर्ट से करेंगे। तो हम फिर उसी पोर्ट पे अपना लिसनर जो है ना वो अटैच करेंगे, तो वहां से आप फिर उसको लिसन कर सकते हैं। तो हम यानी रिक्वेस्ट जहाँ से सेंड की जा रही होगी, अगर कुछ भी हम ब्राउजर के ऊपर नहीं लिखते तो वो 80 की पोर्ट के ऊपर जो है ना वो रिक्वेस्ट जा रही होगी, लेकिन हम पोर्ट को चेंज कर सकते और वो हम सर्वर की साइड पे क्रिएट करेंगे, तो क्लाइंट को हम वही कम्युनिकेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 8081 की पोर्ट को बाइंड कर दिया
कि हम इसके ऊपर अपनी आने वाली रिक्वेस्ट को लिसन करेंगे, सुनेंगे। अच्छा, अब ये इसका कोड है हमारे सर्वर का। जैसे हमने क्या किया कि एक रिक्वायर्ड का पैरामीटर ले लिया, फिर http क्रिएट सर्वर। अब इसके अंदर ये रिक्वेस्ट और ये रिस्पांस, यानी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी। अब रिक्वेस्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है, रिक्वेस्ट में कुछ भी आ सकता है, किसी फॉर्म का डाटा हो सकता है, कोई पैरामीटर्स हो सकते हैं, कोई और डाटा इस किस्म का हो सकता है जो कि सर्वर के पास भेजा जा रहा है। यानी रिक्वेस्ट के अंदर वो सारा डाटा मौजूद होगा। आगे चल के हम इसकी स्टडी करेंगे कि वो डाटा हमारे किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। जैसे कोई भी हमारे पास पैरामीटर्स आ गया ना, वो मुझे सर्चिंग के अंदर चाहिए, हम NoSQL की मदद से MongoDB में सर्च करेंगे या MySQL में सर्च करेंगे उस रिक्वेस्टेड पैरामीटर्स को, और उससे जो रिस्पांस हम जनरेट करेंगे वो रिस्पांस के ऑब्जेक्ट में डाल के उसको वापस करेंगे। तो जो ब्राउजर हमारे पास होता है ना, उसके अंदर ये दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक रिक्वेस्ट का, एक रिस्पांस का। यानी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को करता है और रिस्पांस वहां से वो गेट करता है और अपने ब्राउजर के ऊपर उसको show करता है। तो हमारे पास इसकी बाकायदा जैसे कंटेंट टाइप है या ये कोई डिफरेंट हो सकती है, तो रिस्पांस की हमारे पास जरूरी नहीं है कि आप जो है प्लेन टेक्स्ट जेसन भेज सकते हैं। जब जेसन भेजेंगे या एक्सएमएल हम भेजेंगे, फिर कंटेंट टाइप जो है ना वो टेक्स्ट या प्लेन नहीं होगी, उसका हेडर जो है फिर वो हम सेट करेंगे कि वो जेसन टाइप का हो, या अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, या एक्सएमएल टाइप का हो, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग जब हम करेंगे तो उसके रिस्पांस के अंदर जो है जो हम डाटा सेट करेंगे उसकी टाइप सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि वो किस टाइप का है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि उसके अंदर उसके हेड के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो पेज जो होता है उसका हेडर सबसे पहले पढ़ा जाता है, तो उसके अंदर जो कंटेंट टाइप है वो हमने सेट कर दी टेक्स्ट प्लेन। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उसके अंदर रिस्पांस के अंदर एक मैसेज सेट कर दिया, हेलो वर्ल्ड। स्लैश एन से हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर चले गए। यहाँ पर हम HTML भी राइट कर सकते हैं, जेसन भी राइट कर सकते हैं, उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर ये किया है कि इसमें जो लिसन है, यानी लिसन जो हम कर रहे हैं, वो हमने क्या दिया कि 8081 की पोर्ट के ऊपर ये सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को लिसन करेगा, सुनेगा। तो अब हम यहाँ पर यही मैसेज जब हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त भी आ जाए, तो हमने यानी कोई भी मैसेज अगर हमने कंसोल के ऊपर शो करवाना है, ठीक है, तो कंसोल के ऊपर यानी जिस एनवायरनमेंट से हम उसको रन करेंगे उसके ऊपर अगर ये शो करवाना है, तो कंसोल के ऊपर कोई मैसेज शो करने के लिए हम यूज करते हैं console.log। यहाँ पर हमने मैसेज दिया कि सर्वर रनिंग एट HTTP। अब ये 127.0.0.1 जो है ना, यहाँ पर आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं कि लोकल होस्ट का समझ लें आईपी एड्रेस है हॉस्टेड कॉलन 8081। तो अब इसमें ये होगा कि जब हम कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो लोकल होस्ट कॉलन 8081 से हम अपने इस सर्वर को भेजेंगे, तो वो उसके रिस्पांस के अंदर हेलो वर्ल्ड अब इसको परफॉर्म करके देखते हैं, तो फिर ये समझ में आएगा कि हम किस तरीके से ये सारी होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। Yes, sir. अच्छा, अब जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप लोगों को क्या करना है कि एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। आई थिंक मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था माय नोड के नाम से, ठीक है। तो इसी के अंदर हम ये एप्लीकेशन जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो उसको मैंने इसके अंदर उसको मैंने यूज किया था विजुअल स्टूडियो कोड को, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड अगेन यूज कर रहा हूँ यहाँ। लास्ट टाइम की फाइल आपको नजर आ रही है, इसमें console.log पे लॉग के ऊपर फाइल मुझे शो करनी थी, तो मैंने शो कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू फाइल, और इसके अंदर इसको मैंने चेंज कर दिया। क्या करें न्यू फाइल,
इसको मैंने नाम दे दिया सर्वर जेएस। सर्वर डॉट जेएस हमारी फाइल होगा। अब इसके अंदर जो कोड है वो हमने उसके हमारे पास कोड होता है ना, मैं आपको इसी वजह कर रहा था ये मैं याद नहीं करना, तो समझना होता है। ये कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया। कोड में आज की जो फाइल आपको दूंगा, यानी जो आपकी वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे, तो उसके अंदर ये कोड मैं आपको भेज सी इसके अंदर ने क्या किया, यही चीज मैं एक नोट पैड के ऊपर भी राइट कर देता हूँ, आपको भेज जा सके। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब आपको सर्वर जेएस की फाइल को अपलोड नहीं करने देगा, टेक्स्ट फाइल ही रखिए। आप इसको सर्वर डॉट जेएस के नाम से ये हमारी जो है सर्वर डॉट जेएस जो है वो बन गई है। उसको सेव कर देते हैं। तो ये ना सारे कमेंट्स है, अब इसको चलाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे node.js कमांड प्रॉम्प्ट, ये आपको पहले से मिल जाएगा। इसके अंदर जो है आपने एप्लीकेशन सर्वर का पाथ है देना, cd और डॉट किया। अब आप इस लोकेशन पे मौजूद हैं जहां पर हमारे पास सर्वर.js की फाइल देना पड़ेगा। अब इसको रन करने के लिए आप क्या करेंगे, नोड जेएस लिखना जरूरी नहीं, नोड सर्वर आप लिखेंगे तो ये सर्वर जो है ना इस वक्त स्टार्ट हो गया। यानी अब ये 8081 की पोर्ट पे इसने एक लिसनर जो है ना वो सेट कर दिया, जहां पर लिसन कर रहा है। अब रिक्वेस्ट कौन भेजेगा, मैंने आपको बताया था ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजेगा। सर्वर तो स्टैंड अप हो गया लिसन करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर गए, यहाँ पर इसको दिया लोकल होस्ट। मैंने अभी आपको बताया जरूरी नहीं कि आप 1.7 लिखें, आप लोकल होस्ट 80, ये देखिए इसने आपको मैसेज यहाँ पर शो कर दिया, हेलो, ठीक है। तो ये आपके पास जो मैसेज है वो सर्वर से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट हमारे पास क्लाइंट सर्वर का एक इंटरेक्शन था, इसके अंदर node.js के सर्वर को यूज किया यहाँ पर, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछे? हाँ भाई बासित बोले, आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी आ गई आज। यस सर, क्लियर क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। सर ये सिंपल बस नोट जेएस ये काम करते हैं कि बस सर्वर तक रिक्वेस्ट रिस्पांस एंड रिसीविंग काम करते हैं बस। नहीं देखो, ये है ना पूरी इसकी एग्जांपल जो भी मैं समझा रहा था आपको, यस ये सर। ये असल इसका काम है, ठीक है। यस सर। यानी इसका काम ये है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आएगी उसको ये यस सर। क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, वो उसको लिसन करेगा, यस ठीक सर। है। और उस लिसनर यानी इसने एक लिसनर बना दिया। अब उसको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, उसको डेटाबेस की जरूरत पड़ सकती है, डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा। उसको किसी एपीआई की जरूरत पड़ सकती है, एपीआई से बनाएगा। उसको किसी हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, यानी इसका काम मिडिल मैन का है, जो कि क्लाइंट यस की सर। रिक्वेस्ट को सुनेगा और उसकी प्रोसेसिंग करेगा। और एक यस नॉर्मल सर। सर्वर से इसकी पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन करना चाहें, सॉकेट आईओ बनाना चाहें, या कोई और हम इस किस्म की जैसे रास्पबेरी पाई वगैरह से इंटरेक्शंस करना चाहिए, उससे भी इंटरेक्शंस कर सकता है।
जबकि यस जो सर। नॉर्मल हमारे पास सर्वर है, अपाची सर्वर या आईएस सर्वर, वो ये काम नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट की सर अगर प्रोसेसिंग ये नहीं कर सर सकते। अगर पीएचपी लेवल में करे तो फिर? पीएचपी में भी नहीं हो सकता। पीएचपी में तो फिर आप अपाची सर्वर यूज करेंगे ना। अपाची सर्वर की ये ओके पावर थोड़ी है। ओके सर। अपाची सर्वर की ये पावर नहीं है। ये तो आपको node.js का जो सर्वर है, स्पेशली यस सर। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ हम आते हैं। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये रिपेल टर्मिनल टर्मिनल यानी ये क्या है? सबसे पहले हम इसको देखेंगे, REPL, ठीक है। और इसके अंदर वेरिएबल वगैरह किस तरीके से बनाते हैं, मल्टी लाइन एक्सप्रेशंस किस तरीके से लिखते हैं, अंडरस्कोर वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, कमांड्स क्या हैं। देखिए, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई ये जो है ना node.js सर्वर, ये सिंपल सा वेब सर्वर नहीं है। पहली बात मैंने आपको ये बताई। यानी ये इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये आपके पास जो है ना हार्डवेयर से भी इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा है, डेटाबेस से भी इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा है, और फिर आप कोई और भी डिफरेंट चीजें हैं जिनसे ये इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब एक तो मसला ये है ना कि हम जब भी इस किस्म की एप्लीकेशन कोई बना रहे हैं जिसके अंदर मुझे एक सबसे पहले खुद से एक इंटरेक्शन करके देखनी है कि यार ये लिसन कर रहा है नहीं कर रहा, किसी सीरियल पोर्ट को लिसन कर रहा है नहीं कर रहा, किसी आईओ पोर्ट को लिसन कर रहा है नहीं कर रहा, किसी डेटाबेस से, जैसे मोंगोडीबी की डेटाबेस है, उससे मुझे कनेक्शन बना या नहीं बना। मुझे मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके लिए क्लाइंट साइड बनाना जरूरी ना हो, यानी क्लाइंट साइड मुझे बनानी ना पड़े। सबसे पहले मैं उस सर्वर को जो है ना वो आईओ ऑपरेशन से इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ, और वहीं पर उसका आंसर्स को देखना चाह रहा हूँ। यानी ये वाली जो चीज है ना, ये टर्मिनल वाली चीज, जैसे अपाची सर्वर आप यूज करते हो, तो अपाची सर्वर आप स्टैंड अलोन यूज नहीं कर सकते। अपाची के लिए जरूरी क्या होगा, आप पीएचपी पे अगर कोई पेज बनाए, वो उसकी रिक्वेस्ट को लिसन करेगा, फिर अपाची सर्वर को कम्युनिकेशंस करेगा, उसके बाद आपको रिस्पांस भी वो एचटीएमएल की फॉर्म के अंदर ही देता है या पीएचपी की फॉर्म के अंदर ही आपको रिस्पांस जनरेट करता है। आईएस सर्वर भी यही कर रहा है। लेकिन node.js के अंदर इन्होंने कमांड लाइन एक इंटरफेस दिया हुआ है, जिसके अंदर हम रिपेल की स्टेटमेंट्स की मदद से ये सारी चीजें कर सकते हैं कि विदाउट एनी क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस आप तमाम सर्वर साइड के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है ना फुल फ्लैश आप एक सर्वर बना सकते हैं जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुनेगा और अपने बैकबोन यानी किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज यानी आईओ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है, डेटाबेस इंटरेक्शंस कर रहा है, उसको परफॉर्म करके, यानी हम वो ये काम जो है ना वो सर्वर साइड करना चाह रहे थे, उसके लिए हम ये स्टेटमेंट्स भी के स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो है चीजें जिसका एब्रिविएशन है वो रीड यूजर इनपुट, रीड आर सिंगुलर डेल का, ये टेक्स्ट एंड एवेल्यूएट द डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब फिर उसमें हम क्या करते हैं, यानी यूजर से इनपुट ले सकते हैं, यानी आप इसी की मदद से इसी कमांड लाइन इंटरफेस पे जैसे मल्टीपल जो काम हम जो ब्राउजर से करना चाह रहे थे, वो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो एप्लीकेशन इंटरफेस है वो बनाए बगैर हम कमांड लाइन इंटरफेस पे इनपुट लें यूजर से, इससे ये ऐसा है कि उसकी कोई कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करनी है, कोई डेटा स्ट्रक्चर्स को हम एमुलेट करना चाह रहे हैं, कोई और प्रोसीजर्स फंक्शंस राइट करना चाह रहे हैं, वो हम कर सकते हैं। फिर उसकी जो रिजल्ट है, अब जैसे अगर मैं ब्राउजर के ऊपर जाऊंगा ना, तो फिर मुझे जो रिजल्ट है वो या तो मैं एचटीएमएल फॉर्म के अंदर डिलीवर करूंगा या फिर मैं जेसन फॉर्म के अंदर उसको डिलीवर करूंगा। उसके लिए टाइम लगेगा ना मुझे, अगर जेसन भी मुझे राइट करनी है उसके अंदर मुझे टाइम लगेगा, उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उसके थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ यार फिलहाल तो मेरा इतना काम हो जाए कि मुझे पता तो चले यार कि मेरी इंटरेक्शंस हो रही है नहीं हो रही, यानी मैं किसी भी सीरियल पोर्ट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उससे जो मैं अपने इनपुट को लेने के बाद डिजायर इनपुट को लेने के बाद उसकी प्रोसेसिंग जो परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। लूप यानी वही जो लूप वाला काम है कि अगर मैं कोई चीज जो है जैसे लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर देता हूँ, व्हाइल का लूप लगाता हूँ, फॉर का लूप लगाता हूँ, कोई भी एक्शन जो है वो हम 100 टाइम या 1000 टाइम परफॉर्म करना चाह रहे हैं
मैसेजेस के ऊपर या फंक्शंस के ऊपर, इसमें हम लूप यूज करते हैं। अच्छा, दूसरा एक और जो चीज है कि अगर हम कोई भी एक्शन जैसे जैसे लूप के अंदर हमने कोई दे दिया है, कोई हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, या फिर हम इस इंटरफेस से बाहर आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल सी 2 दफा प्रेस करेंगे। कंट्रोल सी 2 टाइम प्रेस करेंगे तो आप इस एनवायरनमेंट से जो है ना वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई, बात से बताओ। यस सर, क्लियर है। आगे चलते हैं। ओके सर। यहाँ पे कुछ सिंपल सी स्टेटमेंट है। अब उसमें ये है कि हम पहले स्टेटमेंट को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो हम नोट लिखेंगे। नोट लिखते हैं, फिर उसका हम कोई स्पेस देके कोई जावास्क्रिप्टिंग की फाइल जो है ना उसको लिख लेते हैं। अब आपको ये सब नहीं करना, जस्ट आपको नोट शेल से हम जाके वहाँ पर आप नोट लिखेंगे, तो ये आपको नजर आ जाएगी एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर आप जैसे कोई कैलकुलेशन हम परफॉर्म करके दिखा रहे हैं आपको, जैसे 1+3 हमने क्या उसका रिजल्ट आ गया, कोई और एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिख दी, 1 प्लस कॉर्ड मास हमने रूल अप्लाई कर दिया जिसके अंदर हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, फिर माइनस कर प्लस फिर उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करें, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से इसके एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। फिर इसमें यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि मल्टी लाइन स्टेटमेंट हम यूज करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम कोई वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम यहाँ लिखा है एक्स इक्वल टू 10। तो अगर हम यहाँ पर जो है ना वॉर का कीवर्ड नहीं लिखते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होती, बल्कि वो जस्ट जो है ना वैल्यू प्रिंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर हम वॉर का कीवर्ड लिखते हैं तो वैल्यू स्टोर हो जाती है और उसको फिर हम आगे चल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रेंड के लिए जैसे वहां पर भी हम जावास्क्रिप्टिंग के अंदर भी हम जब गए थे, तो वहां पर भी हमने कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट की थी। तो यहाँ पर भी हम कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट जो है से ऑपरेशंस के अंदर जैसे अगर हम ये चाह रहे हैं कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पर, इसको वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 0, फिर हमने यहाँ पर ये क्या किया कि माइल का लूप चला दिया, इसके अंदर हम लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं। मैक्स में ऐसा क्या कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट से हमने तो ये आपको इस तरीके से वैल्यू स्टोर की हुई वैल्यूज है। अब इसमें थोड़ा फर्क है कि अगर आप यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिखेंगे तो ये वैल्यू स्टोर नहीं होगा, इस तरह से इंक्रीमेंट परफॉर्म नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है कि और का कीवर्ड है अब इसके अलावा जैसे यहाँ पर अगर मुझे कोई वेरिएबल है, जैसे एक्स के अंदर भी हम पहले भी देख रहे थे, बहुत सारी वैल्यूज जो है ना वो इंक्रीमेंट के तौर पे आ रही थी। तो यहाँ पर हमने ये किया है कि एक वेरिएबल ले लिया हमने एक्स। पहले तो वेरिएबल होना चाहिए क्योंकि वेरिएबल ही और ही जना वैल्यू को स्टोर करता है। अगर हम और की वर्ड यूज नहीं करते तो वैल्यू स्टोर ही नहीं होती, जस्ट प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। और का हमने कीवर्ड यूज किया है और उसके अंदर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर 10 दे दी, उसके बाद हमने वाई की वैल्यू 20 दे दी। अब उसके बाद मैंने एक्स प्लस वाई किया तो वो 30 हो। तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो क्या थी। इसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं, तो ये आपको दिखा रहा है 30 आपके पास लास्ट वैल्यू। वॉर के अंदर हमने सम इज इक्वल टू अंडरस्कोर दे दिया, तो उसमें सम के अंदर जो लास्ट वैल्यू है उसको स्टोर कर दिया और ये आपके पास यहाँ प्रिंट। अच्छा, अब ये कुछ स्टेटमेंट्स जो अभी मैं आपको बता रहा था, कंट्रोल प्लस टर्मिनेट द करंट कमांड, twice terminate the node repair, plus you terminate the node repair. अप डाउन की कमांड हिस्ट्री के लिए हम यूज करते हैं, यानी अगर हम प्रीवियस कमांड जो हमने दी थी वो हम दोबारा यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फिर टैब की लिस्ट ऑफ द करंट कमांड्स, करंट कमांड अभी हमने यूज की लिस्ट हमें मालूम करनी है, इसके लिए हम यूज करते हैं डॉट हेल्प
लिस्ट ऑफ ऑल कमांड्स, उसके ऑल कमांड स्टेटमेंट्स को स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हेल्प की स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो आपको कंप्लीट लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर देगी। डॉट ब्रेक क्या करेगा, एग्जिट कर देगा फ्रॉम मल्टी लाइन एक्सप्रेशन से आपको डॉट क्लियर एग्जिट फॉर द मल्टी लाइन एक्सप्रेशन। सेव file name as save the current node. You can dot load the file name dot the file name. Current node session. अभी कुछ statements जो है activities practice है, अब इसको थोड़ा सा perform करके देखते हैं कि ये किस तरीके से। तो इसका भी तरीका यही है कि node command prompt जाएंगे, इसके अंदर जाके अपने लिखते हैं node, ये देख रहे हैं कि आपके पास इस तरीके से ये स्टेटमेंट आगे जाके यहाँ पर ये खुद भी दिखा रहा है ये जैसे डॉट हेल्प ये आपको कमांड स्टेटमेंट्स शो कर दी, बता भी रहा है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सबको एक्सप्रेशन यहाँ पर राइट करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जांपल अभी हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो रीजन उसका यही है ना क्योंकि अभी हमने कोई इसके जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं नोट कर लिए, इससे कोई पढ़ रहे ना हमने एपीआई पढ़ी है ना हमने सर्वर साइड एप्लीकेशन, तो बेसिक जो चीजें हैं और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टर्मिनल को जैसे कि हम यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं और मास्क ये देखिए इसमें अभी हमने इक्वल टू प्रेस प्रेस में क्या रिजल्ट आपको शो वेरिएबल समझा रहा था मैं आपको। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है एक्स कैन जो है ना शो, लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि यार कंसोल लॉग के अंदर देखिए ये आपको हेल्प भी दे रहा है ना डायरेक्ट, मैंने इसको शो करवा दिया कि माई वैल्यू एक्स प्लस एक्स आपको शो कर दिया और यहाँ पे शो कर रहा है ये वैल्यू जो है ना वो आपके पास डिफाइन जो है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दी थी y इक्वल टू 23 और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि x प्लस y इसमें करना चाहूँ। इसी तरीके से हम वेरिएबल एक ले लें इसको। अच्छा ये देखिए अनडिफाइंड अनडिफाइंड कह रहा है कि ये डिफाइन नहीं हुआ। अगर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि x इज इक्वल टू 90 y is equal to z वेरिएबल यहाँ पर यूज कर लिया
यहाँ पर इसी तरीके से हम एक्शन जो है ना उसके परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कंसोल लॉग, अब ये भाई लूपिंग स्टेट करके देखो। तो लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर हमने वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल आई इज इक्वल टू, उसके बाद हमने यहाँ पर यूज कर लिया टू। अभी देखिए इस तरह से इसमें स्टेटमेंट्स आई प्लस प्लस मल्टी लाइन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ सेमीकोलन लगा। अगर एक सिंगल लाइन का मतलब होता है तो यहाँ पर जैसे रिटर्न कीवर्ड तो यूज होता नहीं है, तो जहाँ पर आप सेमीकोलन नहीं लगाते वही रिटर्न होता है। अगर मैं मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा, सेमीकोलन यूज करना। जिसका मतलब ये होगा कि बात मेरी कंप्लीट। इसके अंदर मैंने क्या किया, क्या एक अस्तर दे दिया कि इसके बाद कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट इसका है आई इज इक्वल टू प्लस आई। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट की और उसके अंदर वाइल दे दिया, वाइल आई लेस देन। अब देखिए ये आपको इस तरीके से डिफाइन कर दें। अब ये हमारे पास अंडरस्कोर वेरिएबल एग्जांपल को हमने दिखा था कि वेरिएबल ले लिया और x इज इक्वल टू l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 89। उसके बाद हमने इसका रिजल्ट कैलकुलेट किया l प्लस m, ये रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट है मैं इसके अंदर स्टोर करना चाह रहा हूँ सम नाम के वेरिएबल में, ये लास्ट मेमोरी के अंदर चला गया। तो ये सम इज इक्वल टू, अब उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ मैसेज। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं इसको दे दूंगा सम इज इक्वल टू प्लस दे दिया और उसको दे दिया सम। जो लास्ट रिजल्ट था मेरे पास वो इसका। फिर उसके बाद अभी अभी हमने बताया था कि हमारे स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले स्टेटमेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास में कवर करेंगे, कॉल बैक कॉन्सेप्ट्स क्या है। इसमें तीन चार है हमारे पास अभी नोट.js के टॉपिक जो अभी हम यूज करेंगे। उसमें जैसे कॉल बैक का कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे, उसके एग्जांपल भी देखेंगे। और उसके बाद इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे। इवेंट लूटर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक्सप्रेस सर्वर पढ़ेंगे। एक्सप्रेस सर्वर के अंदर दो तीन प्रेजेंटेशंस हैं और इसी के अंदर हम एपीआई बनाना भी सीख रहे हैं। और इसमें मोंगोडीबी की इंटरेक्शंस भी एक्सप्रेस सर्वर के अंदर ही हमारे पास आएगी। ठीक है जी, आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो